गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं वापस से चैप्टर में कि देखो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ और टर्म है आगे, ठीक है ना, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं, लिखे हम यहाँ पर एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस लिखे हैं। एक चीज देखो, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस एक ही चीज है। अगर हम बात करें तो एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस एक ही चीज है, बट हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्या है डिफरेंस, थोड़ा सा क्या है। एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। साइटोसिस का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अंदर की ओर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सो मतलब बाहर की ओर ट्रांसपोर्टेशन। तो अच्छे से देखना है, ध्यान से, इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। एंडोसाइटोसिस बता दिए, अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, किसी चीज का अंदर मूवमेंट होगा, मतलब बाहर से अंदर जाना। जैसे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में पढ़ रहे थे, वैसे ही एक्सोसाइटोसिस में भी क्या होगा, अंदर से बाहर ट्रांसपोर्टेशन होगा। देखो, सेल इनगल्फ फूड, इनगल्फ का मतलब होता है खाना अंदर लेना अपने बॉडी के, ठीक है। इनगल्फ करने का मतलब ये होता है। तो जैसे अमीबा टेक फूड, क्या होता है कि अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी में इनगल्फ करता है फूड को। पढ़े होगे तुम लोग एट में कि अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया निकालता है और फूड को घेर लेता है, यानी उसको बोलते हैं इनगल्फिंग। इनगल्फ करके अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, उसी प्रोसेस को बोलता है एंडोसाइटोसिस। मतलब सेल इनगल्फ फूड, अपने अंदर लेना, यानी कि क्या हो रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अंदर की ओर हो रहा है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है कि सेल इजेक्ट सॉलिड, मतलब क्या है कि जब एक्सक्रीशन होगा, मतलब बॉडी से बाहर कुछ जाएगा, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। बस सिंपल है, अमीबा एक्सक्रीट करता है। अब देखो क्या है, फूड इनगल्फ कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा चलते इसमें फैगोसाइटोसिस में कि इट आल्सो सेल इनगल्फिंग फूड, ठीक है ना, मतलब ये भी क्या करता है कि फूड इनगल्फ ये भी करता है, बट इज ऑल्सो हेल्प्स इन डिफेंस। अब क्या है, ये डिफेंस में भी काम करता है। देखो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड तो करा ही रहा है, फूड को अंदर लेकर के न्यूट्रिशन तो देगा ही, दोनों चीज, फैगोसाइटोसिस भी और एंडोसाइटोसिस। बट फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये डिफेंस में भी काम करता है। डिफेंस करने का मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी में भी फैगोसाइटोसिस होता है। तो डब्ल्यूबीसी तो खाना नहीं है डाइजेस्ट करेगा, वो क्या करता है, जितना भी जर्म्स जाता है अंदर, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको मारने का काम करता है। कौन से प्रोसेस से, इनगल्फिंग प्रोसेस से, अपने अंदर लेकर के उसको किल करता है। तो ये डिफेंस में भी काम आ रहा है कि नहीं, यानी कि हम लोग को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अगला देखते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। अब इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, बहुत जगह में ग्रेडियंट लिखा है, बहुत जगह में ग्रेडियंट नहीं लिखा रहेगा। लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का, हायर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दो है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों दिया गया, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि सिर्फ पढ़ रहे थे हायर से लोअर जाने वाला। क्या पढ़ रहे थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने वाला। तो अब एक चीज ध्यान से समझना और इस एग्जांपल को याद रखना कि सीढ़ी हम लोग जब उतरते हैं, या फिर मान लो किसी स्लोप से, मतलब कि ढलाव जो होता है, इससे उतरना आसान है कि इस पे चढ़ना आसान है। तो हमेशा याद रखना कि जब उतरना आसान होगा, मतलब ऊपर होगा क्या, हायर कंसंट्रेशन, नीचे होगा लोअर कंसंट्रेशन। तो जब उतरना आसान, यानी कि हमको ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारा एनर्जी खर्च नहीं हो। अगर देखो, दिन भर अगर हमारा एनर्जी खर्च होता रहेगा हर काम में, तब तो आदमी परेशान हो जाएगा ना। तो इसलिए बॉडी में बहुत सारा, चाहे हम प्लांट का बात करें या एनिमल का बात करें, उसमें पैसिव और एक्टिव दोनों होता है। तो पैसिव कौन सा है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आसानी से नीचे जा सके, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगा। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बात करते हैं, उसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन। देखो, लो कंसंट्रेशन यानी कि नीचे सीढ़ी है, वहां से ऊपर चढ़ना है, तो हाई कंसंट्रेशन की ओर, तो उसमें क्या होता है, हम लोग को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है चढ़ने के लिए। तो
तो उसमें क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, अब बोलोगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होता है, वो भी तो काम कर रहा होता है। देखो अब क्या है कि जैसे पानी यहाँ से गिरा रहे हैं और पानी हम कुछ डाल देते हैं तो उससे हमको क्या कुछ पड़ रहा है, असर पड़ रहा है ना, तो फ्लो के साथ हो जा रहा है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बट अगर हम इस तरीके से पानी गिर रहा है और नीचे रखेंगे तो क्या ऊपर आएगा, नहीं ना, ऊपर आने के लिए कुछ और ताकत उसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल से याद रखना, सीढ़ी देखो जो बनाया लेडर, वो याद रखना इसको कि ऊपर से नीचे जाएंगे कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कि एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बस ये चीज याद रखना है। और कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, तो नीचे की ओर है लो कंसंट्रेशन, ऊपर चढ़ना है हाई कंसंट्रेशन, तो टॉप पे हाई नीचे लो रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो, इजी है, बहुत इजी है ये। और इसको याद रखना, पैसिव और एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में भी आता है, मतलब पढ़ना ही है फिर से। अब देखो देखते हैं सेल वॉल के बारे में। यहाँ पर एक फिगर बनाया है, ठीक है, सिंपल सा फिगर कुछ नहीं है, एक राउंड है, फिर उसके ऊपर एक और राउंड है, सर्कल है, अंदर में कुछ न्यूक्लियस, राइबोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्म, पता नहीं चल रहा, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा बना है इसीलिए, क्योंकि हमको सिर्फ क्या दिखाना है, सेल वॉल दिखाना है। उसके ऊपर में क्या होता है, सेल वॉल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखाए थे हम, आउटर कवरिंग, तो हम बताए भी थे कि जिसमें सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल है क्या ये देखते हैं, अभी हम बताते हैं सारा अच्छे से। देखो, इट इज आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग होता है कंपोज, मतलब बना हुआ होता है किससे, प्लांट्स में सेलुलोज, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, और फंगस में काइटिन पढ़ते हैं उसको, या चाइटिन, दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इससे 3 क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव तो 3 क्वेश्चन कंफर्म है। फंगस में कौन सेल वॉल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते। प्लांट में क्या सेल वॉल कैसे बना हुआ ये पता नहीं, क्योंकि सेल वॉल का कंपोजिशन बहुत जरूरी होता है। तो सेल वॉल का होता है सेल प्लांट में, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स का, और फंगस में काइटिन का। ठीक है, जो क्या करता है हम लोग को, मतलब सेल को क्या करता है, हमारे बॉडी में तो सेल वॉल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल अगर रहता तो हम लोग ये कंप्रेस नहीं कर पाते, या ऐसे जो मुड़ रहा है नहीं मुड़ पाता। तो गिव स्ट्रेंथ टू द सेल टू विथस्टैंड एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मतलब क्या है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल बाहरी वातावरण में, और उसे फटने से बचाता है। बर्स्टिंग मतलब फटना, सेल का फटना, आगे हम बताते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या है, या फिर श्रिंकिंग ऑफ सेल, सिंपल समझाएंगे अभी आगे। ठीक है, अब देखो क्या है, अब थोड़ा सा टर्म जानना। ठीक है, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, बट ये हायर क्लास में ज्यादा बेसिकली पूछता है, ये अभी नॉलेज के हिसाब से तुमको रखना है। देखो, सेलुलोज है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर हम बात करते हैं, सेलुलोज जो है उसका बनता है कोलेजन फाइबर, वो एनिमल में होता है, एनिमल टिश्यू में पढ़ाएंगे कोलेजन फाइबर। ठीक है, देखो सेलुलोज क्या करता है ना कि बहुत ही हार्ड टू डाइजेस्ट, जो हम लोग प्लांट वगैरह खाते हैं उसको सेलुलोज से ही, अब भिंडी खा रहे हैं, करेली खा रहे हैं, उसके ऊपर भी कौन सा सेलुलोज ही तो रहेगा, वो भी सेल प्लांट का ही पार्ट है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब सेलुलोज में क्या क्या है वो देखते हैं। 2-3 टर्म देखना है। पहला क्या है, माइक्रोफिब्रिल्स देखना है, पॉलीसेकेराइड्स देखना है, और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन देखना है। देखो, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज तो क्या है कि बॉन्डिंग, मतलब मिला करके उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मेन है पॉलीसेकेराइड। तुम लोग देखो पॉलीसेकेराइड देखकर सोचोगे क्या है, कुछ नहीं है। क्लास 8 में तुम लोग पॉलीमर पढ़े थे कि एक यूनिट का अगर बहुत ज्यादा जोड़ दे तो वो पॉलीमर बनता है, तो ये पॉली लगा हुआ है, सेकेराइड का पॉलीमर है ये। सेकेराइड क्या है, तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली शुगर का ही बनाता है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टुगेदर, मतलब एक एक शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ करके पॉलीसेकेराइड बनाएगा। सिंपल याद रखना है इसको, पॉलीसेकेराइड। माइक्रोफिब्रिल क्या क्या काम करेगा वो हम फंक्शन में पढ़ेंगे भी, कि ये इलास्टिकनेस देता है प्लांट को। ठीक है, थोड़ा बहुत लचीलापन जिसको बोलते हैं। तो देखते देखो, कंटेन टाइनी सेलुलोज, सेलुलोज का भी छोटा छोटा पार्टिकल्स जो सेलुलोज फाइबर कहलाता है, उसको हम लोग माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइनी सेलुलोज। सेलुलोज के अंदर भी कैसा छोटा छोटा सेलुलोज का जो मॉलिक्यूल होगा, फाइबर्स होगा,
उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। अब उसको आपस में कौन जोड़े रखता है, पॉलीसेकेराइड, क्या जोड़े रखता है, पॉलीसेकेराइड जोड़े रखता है। अब हर एक माइक्रोफिब्रिल्स किससे बना हुआ है, 1000 सेलुलोज मॉलिक्यूल जो जुड़ करके क्या बना है, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज से जुड़ के बना। अभी हम बताए थे कि ये क्या है, टाइनी सेलुलोज है। मतलब क्या है, देखो माइक्रोफिब्रिल ये है, एक माइक्रोफिब्रिल, दो माइक्रो, तीन माइक्रो, ये आपस में जुड़ जाता है ना, सेलुलोज बनाएगा। जोड़े कौन रखेगा, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, ठीक है, जिससे मिल करके ये बना हुआ होगा, ठीक है। अभी देखो बेसिकली इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो पॉलीसेकेराइड तुमको हर जगह मिलेगा, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड होता क्या है पता ही नहीं होता है किसी को, ठीक है। बस एक टर्म है, यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के टर्म में लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर का ही होता है, ठीक है। तो शुगर मॉलिक्यूल को अगर हम एक साथ जोड़ते जाएंगे चेन में, वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब सेल वॉल का हम लोग फंक्शन देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है।